चलिए तो बच्चों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई लगातार चल रहा होगा। जैसा कि केमिस्ट्री का यह चैप्टर धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, इस वीडियो को आप इतना प्यार दिए हैं। इसका फर्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा प्यार है। अच्छा कमेंट आप कर रहे हैं कि गुरुजी समझ में आया। बिल्कुल आया। इसलिए आया क्योंकि टोटल चीज़ में डायग्राम देकर आपको बताने का प्रयास किए हैं। हर चीज़ों को चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किए हैं तो समझ में आएगा ही आएगा। और आज भी आपको पार्ट 2 में भी समझ में आएगा, क्योंकि बेहद विस्तार से बताने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। विस्तार से बताने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लिख ही दिए हैं कि एकदम बेसिक से सीख लो, एकदम बेसिक से सीख लो। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो अगर आपको लगता है, मुझ पर विश्वास है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को शेयर कर दीजिए। और अगर मान के चलिए बात करना है तो नंबर अभी आएगा, उस पर जो है मान के चलिए नोट्स लेने के लिए जो है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर नोट्स लेंगे आपसे बात करके, तो आप जो है नंबर पर कॉल करके जो है नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नंबर आपका है 7903811309। ठीक है, आप इस पर जो है कॉल कर आप नोट्स ले सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है मंगवा सकते हैं अपने मोबाइल पर, है ना। क्योंकि जो है यहाँ से पढ़ाएंगे और अगर आपके पास पहले ही से पीडीएफ रहेगा तो और भी बेहतरीन ढंग से सीखिएगा। और नहीं तो जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं आप नोटबुक लेकर साथ साथ चलिए, आपको भी समझ में आएगा, मेरा गारंटी है। क्योंकि आप जो नोट्स बनाएंगे वह सबसे बेहतरीन नोट्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग को यहाँ से पढ़ना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसे कहते हैं। अच्छा बच्चा को, है ना, ये बच्चों को एकदम नहीं समझ में आता है, गारंटी लेते हैं यह समझा देंगे। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आज आपको समझा के ही छोड़ेंगे, है ना। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे तो आपको कैसे समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसे कहते हैं? कहिएगा कि किसी परमाणु, क्या कहिएगा कि किसी परमाणु आयन के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बिंदु के द्वारा दिखाए जाने के तरीके को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। क्या 1% भी आपको समझ में आया होगा? बिल्कुल नहीं आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि किसी भी परमाणु को अगर जो है बिंदु के रूप में उसको दिखाते हैं तो उसी को ही बिंदु संरचना कहते हैं। जैसे अगर मान के चलिए अभी यहाँ एक एग्जाम्पल में हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या कितना होता है? 1 होता है। यानी हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 और बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप बताइए कि इस पर कितने बिंदु होगा? इस पर 1 बिंदु हो जाएगा। चाहे आप 1 बिंदु यहाँ दीजिए, चाहे आप 1 बिंदु यहाँ दीजिए, चाहे आप 1 बिंदु यहाँ दीजिए और चाहे आप 1 बिंदु यहाँ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु देने से कहीं भी दे सकते हैं, अगर मान के चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितना है उतना। चलिए डिटेल से इसको जो है एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए हमने बनाने का प्रयास किए है। देखिए यहाँ पर समझिए। सबसे पहले देखिए क्या किए कि जैसे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अगर निकालना है तो सबसे पहला इधर ले लीजिए तत्व, इधर तत्व लीजिए और इधर क्या? परमाणु संख्या, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन बिंदु। देखिए 4 चीज़ यहाँ पर दिया गया है। डिटेल से आप समझ रहे हैं, 4 चीज़ दिया गया है। अब एक चीज़ समझिए कि हाइड्रोजन यानी H, परमाणु संख्या 1, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन?
एक इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। ये कक्षा नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बताने का प्रयास करते हैं। हालांकि अगला वीडियो में बता दिए हैं, लेकिन यह इसमें फिर से बताने का प्रयास करते हैं। अगर मान के चलिए कि हाइड्रोजन ले लिए तो ये कोष्ठ होता है, ये घर होता है। एक घर बन गया, दो घर बन गया, तीन घर बन गया, और भी बहुत सारा घर बना सकता है, चार घर बन गया। तो ये पहला घर जो होता है ना, पहला घर जो होता है ना, ये पहला घर में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन लीजिएगा। पहला इतना मानिए कि पहला घर में 2 ही आदमी जो है जा सकता है। पहला घर में 2 आदमी जा सकता है। दूसरा घर में कितना आदमी जा सकता है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दूसरा घर में जो है 8 आदमी से ज़्यादा नहीं रह सकता है। पहला घर में 2 आदमी से ज़्यादा नहीं रहेगा, दूसरा घर में 8 आदमी से ज़्यादा नहीं रहेगा। उसी प्रकार से तीसरा भी घर में 8 आदमी से ज़्यादा नहीं रहेगा। 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस प्रकार से चौथा 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ चौथा घर में भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन। तो पहला घर जो रहेगा, याद करिए, पहला घर जो रहेगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। दूसरा घर रहेगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा 8 इलेक्ट्रॉन, चौथा 8 इलेक्ट्रॉन, पाँचवा 8 इलेक्ट्रॉन। ये सब 8-8 घर है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हीलियम के, है ना, हीलियम के परमाणु संख्या कितना होता है? तो हीलियम के परमाणु संख्या 2 होता है। हीलियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है। तो हम क्या बताए हैं कि पहला जो है, पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो बताइए इसका परमाणु संख्या 2 होता है, तो यहाँ पर ये 2 लिख दिए। तो इसका बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? तो इसका बाह्यतम कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पर देखिए, अगर मान के चलिए ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होता है। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना होता है? 8। तो पहला घर में कै गो? तो पहला घर में कहोगे कि सर 2 गो, पहला घर में 2 गो। अच्छा, तो दूसरा घर में? तो दूसरा घर में आप 8 गो बताएं, तो 8 गो रहेगा तभी लीजिएगा। 8 गो तो है नहीं, इसके पास अब बचा कितना? 2 गो तो पहला घर के दे दिया। तो अब जो है इसके पास बचा 4, है ना, 6 गो और बचा है। तो यानी कि इसके पास 6 बचा है। तो बताइए बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ? तो बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। समझ में आया कि नहीं? बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर ही क्लोरीन लेते हैं। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17। तो कहिएगा कि सर क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बताइए। तो पहला कक्षा में लीजिएगा 2, पहला घर में कितना? 2, दूसरा घर में कितना? 8। तो ये हो गया 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया। अब ज़्यादा तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा घर चलते हैं, तो तीसरा घर में कितना लेंगे? तो तीसरा घर में कहेंगे कि अब बचा है 7। तो यानी कि हो गया 10 और 100 17, यानी क्लोरीन का जो है परमाणु संख्या 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया? 7 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ? 7 हो गया। क्या समझ में आपको आया? बिल्कुल आया होगा समझ में। कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में कोई दिक्कत नहीं। ये बार बार लिख कर ही नहीं, तो आप लोग जो है ऐसा ही निकालिएगा। देखिए अगर हम कह दें कि बताइए बच्चा जी 22 है, किसी का अगर परमाणु संख्या 22 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो आप कहिएगा कि 2 इसमें रखना है, 8 इसमें रखना है, फिर 8 इसमें रखना है, जो बच गया इसमें रख देंगे। बात समझे कि नहीं? आप जो है ऐसा ही चीज़ों को आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में। आप 2 3 4 5 6 और निकाल के देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला था। अब देखिए ये बिंदु संरचना आप समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन 1, परमाणु संख्या 1, बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप हाइड्रोजन पर डायरेक्ट एक बिंदु दीजिएगा, ये हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना।
क्या समझ में आया? दूसरा देखिए, अगर आप कहिएगा हीलियम, हीलियम यानी कौची, तो कहिएगा हीलियम यानी EHE। तो EHE इसका परमाणु संख्या हीलियम का होता है 2, तो इसका बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप EHE ऐसे लिख के आप जो है 2 है ना बिंदु दे दीजिएगा, तो ये हो गया बिंदु संरचना। क्या समझ में आया? बिंदु कहीं भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, बिंदु कहीं भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। करा ऑक्सीजन, क्या करा? ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, परमाणु संख्या 8, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। अब बताइए कि जब यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिए तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से जो है बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 दर्शा दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे क्लोरीन, तो यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया? 17। तो क्लोरीन जब 17 हो गया तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए, क्लोरीन जब 17 हुआ तो Cl इसमें जो है 17। अब यहाँ पर समझिए बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 को इस प्रकार से दर्शा दिए, हो गया। अब यहाँ पर जो है क्लोरीन में हम 2 लिख कर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए लिख दिए कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं, दूसरी तीसरी चौथी में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको समझाते हैं क्लोरीन का कहानी। क्लोरीन में देखिए अगर आप 2 लिखते हैं, अगर आप क्या लिखते हैं, अगर आप Cl2 लिखते हैं तो ये 2 आता है कैसे, ये 2 लिखाएगा कैसे, इसके बारे में जो है डिटेल्स जानकारी देते हैं। सबसे पहले क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, ठीक है, और ये 17 टूट गया 2 और 8 और 7 में, यानी इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया? 7 हो गया, ठीक है। अब क्लोरीन एगो ले लिए Cl और एगो ले लिए Cl। अब 2 गो क्यों लिए? तो 2 गो इसलिए लिए क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ, बात समझे, 2 लिखा हुआ तो 2 गो लेंगे। अब 2 गो लेने के बाद बताइए कि 7 गो है, तो यहाँ पर 7 गो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6, एक क्या लिख देंगे? 7। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो है क्लोरीन, इसको जो है 8 पुरना चाहिए, इस है ना, इसका घर में कितना पुरना चाहिए? 8, और इसको भी पुरना चाहिए 8। तो 8 जब पुरना चाहिए तो किसी से पैसा लेगा, कर्जा लेना चाहिए, कि यानी कि इसके पास 7 गो है तो इसके पास अगर ले लेते हैं तो 8 हो जाता है। अब देखिए आपको समझ आते हैं, बढ़िया से चीज़ों को समझाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि अगर मान के चलिए ये 7 है, अब यहाँ से सबसे पहले यहाँ ले ले। अब बताइए कि इसमें कई घर हो गया, इसमें बिंदु कितना हो गया? तो कहिएगा कि इसमें बिंदु जो है, इसमें बिंदु 8 हो गया। तो बताइए ये इसका कोष्टक तो पूरा हो गया, जब बिंदु इसका 8 हुआ तो इसका कोष्टक क्या हो गया? पूरा हो गया, बात समझें। अब मान के चलिए कि इसका कोष्टक पूरा करना है, तो यहाँ से जो है बिंदु इसको लीजिए, तो इसका भी कोष्टक क्या हो गया? पूरा हो गया। इसका भी कोष्टक क्या हो गया? पूरा हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? यानी कि जब इसका घर का है ना, ये वाला घर का 8 जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ बिंदु संरचना जो है 8 को पूरा हुआ, तो इसका भी 8 पूरा हुआ। इसीलिए यहाँ पर Cl1 और Cl1, इसीलिए लिखते हैं Cl2। तो समझ में आया कि 2 ही काहे लिखते हैं, Cl2 काहे लिखते हैं। और यहाँ पर देखें कि दूसरों को यहाँ पर 8 अगर पूरना है तो इधर भी 8 बनना है, यानी दोनों साइड जो है 8 पूरना जरूरी है। अब एक चीज़ और लेते हैं, चलिए अगर मान के चलिए मीथेन ले लेते हैं, है ना, मीथेन ले लेते हैं, ये तो बन गया। हाँ चलिए CO2 ले लेते हैं। अब बताइए कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अब बताइए इसका परमाणु संख्या होगा, ये तो यौगिक नहीं है कि परमाणु संख्या होगा, यौगिक नहीं ना है। तो अभी कहिएगा कि CO2 का कैसे निकाले, है ना। आपको बच्चा कहेगा कि CO2 परमाणु संख्या इसका पता नहीं चल रहा, तो ये यौगिक नहीं है जो आप परमाणु संख्या इसका बताइएगा। आप डायरेक्ट क्या करिए कि सबसे पहले ये कार्बन कै गो, तो कहिएगा कि कार्बन एगो, कार्बन कितने हैं? तो कार्बन एगो है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने
कितने हैं, तो कहिएगा ऑक्सीजन एक यहाँ, ऑक्सीजन एक यहाँ। ठीक है, बहुत अच्छा। अब बताइए कि अगर कहिएगा कि ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होते, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना होता है 8, तो जब ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, तो एक घर में 2 गो और एक घर में फिर 6 गो, तो 6 2 कितना हो गया 8। यानी हम कह सकते हैं कि ये 2 और क्या बन गया 6, किसका बन गया, तो ये ऑक्सीजन का बन गया। अब अगर कार्बन की बात किया जाए तो कार्बन का कहिएगा कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, यानी ई बन गया 2 और 4 में बन गया। ये किस में बन गया 2 और 4 में, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया 4 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 हो गया। अब देखिए जब 4 हुआ तो आप क्या कहिएगा, सबसे पहले ऑक्सीजन पर कितना रखिएगा 6, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इस पर रखिएगा 1 2 3 4 5 6 इधर रख दिए। अब यहाँ पर देखिए 6 रख दिए। अब इधर समझिए कि क्या करना है, इधर करना है कि इस पर कार्बन पर कितना रखना है, तो कार्बन पर 4 रखना है। तो हो गया 4, कैसे रखिएगा 1 2 3 4 रख दिए। अब देखिए 4 4 तो रख दिए। अब बताइए कि ये है कितना, तो ये है 6 और ये है 6, ये है 4, सभी को पुराना है 8 के कैटेगरी में, सभी को कौन पुराना है 8 के कैटेगरी में पुराना है। बात समझे कि नहीं, इसको सही से लिख देते हैं थोड़ा यहाँ और ऐसे लिख देते, यहाँ पर भी इधर ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब सबसे पहले ये है 6, अब 6 है, इसके साथ अगर मिलेगा, इसके साथ अगर मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि ये जो है ये हो जाएगा कितना 8, ये बन गया 8, तो इसका काम फिट हो गया, इसका काम क्या हो गया फिट। अब देखिए इसको भी 8 पुरना है, तो यहाँ से ये ऐसे जो है इससे कर्जा ले लेगा, तो बताइए ये भी पुर गया कितना 8, यानी ये दोनों पुर गया 8। अब जब ये दोनों 8 पुर गया तो बताइए कि जब 8 पुर गया तो इसको जो है कार्बन, अब कार्बन को भी 8 पुरना चाहिए, तो ये पहले से 4 है, तो पहले से 4 है तो इसको 8 कैसे पुराएंगे। देखिए सबसे पहले 2 इधर से ले लेंगे, 2 इधर से ले लिए और 2 इधर से ले लेंगे, तो यहाँ से 2 लिए और यहाँ से 2 लिए, 4 हो गया और 4 पहले से था तो क्या हो गया 8, यानी ये भी 8 जो है पूर्ण रूप से है ना पुर गया। क्या समझ में आ रहा है बात, बातों को आप समझ रहे हैं बिल्कुल। तो देखें कि किस प्रकार से यहाँ भी 8, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8, तीनों को जो है 8 जो है बनाने का काम किए है ना, तीनों को 8 बना दिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं और बताने का प्रयास करते हैं आपको। देखिए अब यहाँ पर क्या है मीथेन, मीथेन आप ले लीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन 4 गो, तो कार्बन यहाँ पर ही ले लिए, तो कार्बन 1 लिए। ठीक है, तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में है ना, तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने होते हैं, तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 और 4, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। अब बच गया कौची हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कै गो, तो 4 गो, तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो कहिएगा हाइड्रोजन यहाँ पर 1, हाइड्रोजन यहाँ पर 1, हाइड्रोजन यहाँ पर 1, हाइड्रोजन यहाँ पर 1। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, अब यहाँ पर सबसे पहले लिए, तो अब इसको कार्बन को पहले 8 बनाने दीजिए, तो कार्बन यह देखिए 8 बना रहा, देखिए कार्बन 8 बना रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो बना लिया। कार्बन कै गो बना लिया, तो कार्बन 8 गो बना लिया। अब जब कार्बन 8 गो बनाया तो ये सब H जो है हाइड्रोजन को भी 8 को बनाना है, तो इधर से ले लिए 2, 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 तो ये 2 2 4 2 6 2 8, 8 को ये भी बन गया, यानी हाइड्रोजन भी 8 बना। और यहाँ पर जो देखें आप है ना, यहाँ पर कार्बन भी 8 बन गया। अब आप जो है बिंदु संरचना बिल्कुल बढ़िया से समझ गए, और भी नीचे जैसा ही जाएंगे तो और भी बताएंगे कि डबल बाउंड, सिंगल बाउंड, ट्रिपल बाउंड, ये सभी के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ पर आप बिंदु संरचना पहले समझें, इलेक्ट्रॉन के बिंदु संरचना बिल्कुल समझे होंगे।
ठीक है। अब इतना जो है आप खुद से बनाइए। देखिए यहाँ पर जो है कुछ बनाने के लिए दिए हैं कि आप जो है ये बनाकर बताइए, बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, इसका खोज लुईस ने किया। इसका खोज है ना, कौन किया था? लुईस ने किया था। इसीलिए जो है इसे जो है लुईस बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। लुईस बिंदु संरचना के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या आप समझे? बहुत अच्छा। चलिए अब देखिए आयन क्या है। आयन क्या है, यह तो बहुत इजी चीज़ है, बहुत इजी चीज़। आयन क्या है, देखिए क्या कहिएगा। कहिएगा कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित परमाणुओं को आयन कहा जाता है। बात समझे? धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों को क्या कहा जाता है? तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों है ना, आवेशित परमाणुओं के आयन कहा जाता है। अब यहाँ पर समझिए, अब आयन जो है दो प्रकार के होते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कहिएगा दो प्रकार के कौन कौन होते हैं? तो कहिएगा धन आयन होते हैं, जिस पर प्लस आयन होता है, जिस पर प्लस चार्ज होता है धन आयन, जिस पर माइनस चार्ज होता है ऋण आयन। अब देखिए माइनस चार्ज और प्लस चार्ज क्या है, समझिए। कह रहा है कि धन आयन किसे कहते हैं? जब किसी परमाणु पर धन यानी प्लस का सिंबल हो, ठीक ने, आवेश आता है तो उसे क्या कहते हैं? धन आयन कहते हैं। ऋण आयन किसे कहते हैं? जब किसी परमाणु पर ऋण यानी कौची तो माइनस आवेश आता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऋण आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। क्या आपको धन आवेश और ऋण आवेश समझ में आया? अगर मान के चलिए इस पर है ना, इस पर जो है सोडियम पर प्लस रहे तो क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? इसको कहिएगा धन आयन। क्या कहिएगा? धन आयन। अब अगर मान के चलिए किसी पर माइनस रहे तो क्या कहिएगा? ऋण आयन। बिल्कुल समझ में आया होगा। धन आयन और ऋण आयन समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग जो है करता है तो उस पर धन आवेश आता है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश आता है। अब त्याग का मतलब हो गया देना। अब देखिए हम जो है हम ये पेन का त्याग कर देंगे, है ना, कि जाओ पेन का त्याग कर दिए, तो त्याग का मतलब होता है कि किसी को दे दिए, है ना। त्याग का मतलब क्या होता है? कि किसी को दे दिए, तो दे दिए तो क्या रहेगा? धन आवेश रहेगा। दे दिए तो क्या रहेगा? धन आवेश रहेगा। अब मान के चलो कि जिसको दिए वो क्या कर लिया? वो ग्रहण कर लिया, है ना। जिसको दिए वो क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। यानी ग्रहण करने का मतलब है कि वो ले लिया। ग्रहण करने के मतलब क्या है? कि वो ले लिया। तो लेना है तो क्या हो गया? ऋण आवेश हो गया, यानी माइनस हो गया। तो वही कह रहा है कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर धन आवेश आता है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश होता है। उस पर क्या होता है? ऋण आवेश होता है। क्या आप चीज़ों को समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है कि धन आयन और ऋण आयन में अंतर लिखिए। तो क्या लिखेंगे बताइए? कहिएगा कि धन आयन जो होता है ना, क्या कहिएगा? कि धन आयन यानी धन आयन पर प्लस चार्ज और ऋण आयन पर माइनस चार्ज। तो देखिए कैसे लिखेंगे। धन आयन पर धन आवेश होता है। एकदम बहुत सिंपल ढंग से लिखेंगे। मैटर को आप समझिए कि हम क्या बता रहे हैं। आप जो है धन आयन और ऋण आयन में अंतर आएगा तो आप नहीं लिखिएगा, एकदम लिख दीजिएगा। देखिए कैसे कि धन आयन पर धन आवेश होता है, ऋण आयन पर ऋण आवेश होता है। क्या लिख पाइएगा? ये एक नंबर आप लिख दीजिएगा एक। चलिए आगे बढ़े, है ना। तो ऋण आयन पर ऋण आवेश होता है, ये लिख दीजिएगा। अगला है कि धन आयन में मूल परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम
इलेक्ट्रॉन होती है और ऋण आयन में मूल परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यह जो है नहीं समझ में आया तो आप देखिए कि अगर मान के चलो कि हम यहाँ पर ले लें क्या, यहाँ पर ले लें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना बोले हैं कि 8 है। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, बहुत अच्छा। तो इसका जो है बताइए कि 8 है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऋण आवेश में मूल परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। ये तो अधिक है 8, लेकिन अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 4 में निकलेगा, नहीं 2 और 6 में निकलेगा, तब न 8 होगा, 2 और 6 में निकलेगा। तो बताइए जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया तो क्या 8 से ज़्यादा आया कि 8 से कम आया? तो कहिएगा कि 8 से कम आया, है ना। तो 8 से कम आया तो कहिएगा कि धन आयन में मूल परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है ना वो कम होती है। धन आयन जो प्लस वाला चार्ज है ना उस पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो आया ना वो क्या है, कम है। क्या है, कम है। इससे तो कम है। समझ में आया? और ऐसा समझा देंगे ना कि भूल नहीं पाइएगा, है ना। भूलना जो है ना, भूलना इसको चाहोगे तब पर भी भूल नहीं पाओगे। इस प्रकार से थोड़ा सा गंभीर रूप से आप अगर पढ़िएगा ना तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये तो दूसरा नंबर बता दिए, तीसरा थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर बता देते हैं। देखिए तीसरा यहाँ पर है, क्या कह रहा है कि धन आयन में परमाणु की संख्या क्या कह रहा है, अपरिवर्तित रहता है, और कह रहा है ऋण आयन में परमाणु की संख्या अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित मतलब होता है नहीं बदलना। अपरिवर्तित मतलब क्या होता है, नहीं बदलना। अब नहीं बदलना का मतलब होता है कि दोनों में सर नहीं बदल रहा, ऋण में भी नहीं बदल रहा है और धन में भी नहीं बदल रहा है। अब ये नहीं समझ में आया तो आप बताइए कि Na सोडियम का परमाणु संख्या जब 11 होगा तो ये प्लस का जब सोडियम रहेगा तो 11 होगा, तो क्या माइनस का सोडियम रहेगा तो इसका 12 हो जाएगा, है ना। 12 हो जाएगा कि इसका भी 11 ही होगा कि नहीं होगा बताइए। तो यानी कि बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्लियर हुआ? चलिए समझ में आ गया होगा, यानी दोनों पर नहीं बदलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि इसका आकार मूल परमाणु से छोटा होता है। इसका आकार क्या होता है, मूल परमाणु से छोटा होता है, और इसका आकार क्या होता है, मूल परमाणु से बड़ा होता है। जो अभी छोटा और बड़ा जो अभी बताएं वही है, ठीक है ना। जिसका छोटा होता है और क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है। अगला क्या कर रहा है कि धन आयन का निर्माण जो है अधातु से होता है और ऋण आयन का निर्माण जो है अधातु से होता है। धन आयन का निर्माण धातु से होता है, ऋण आयन का निर्माण अधातु से होता है। क्योंकि अधातु का काम है कि इलेक्ट्रॉन का लेना, है ना। अधातु का क्या काम है, अधातु का काम है इलेक्ट्रॉन का लेना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। लेकिन धातु का काम है क्या, इलेक्ट्रॉन देना, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करना, देना। धातु कभी इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को देता है, ये हमेशा देने का काम करता है। अधातु जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। यानी कह सकते हैं कि अधातु कमज़ोर है। बात समझे कि नहीं। अधातु जो है वो कर्जे ही लेता है खाली। बात समझे। अधातु क्या करता है, कर्जा लेता है। अब यहाँ से देखिए क्या कर रहा है कि विद्युत धनात्मकता किसे कहते हैं, धनात्मकता किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन में बदलने की प्रवृत्ति को ही विद्युत धनात्मकता कहते हैं। अब यहाँ पर त्याग का मतलब हो गया कि देने का काम कर रहा है। त्याग का मतलब क्या हो गया, तो अभी हम बताएं कि त्याग का मतलब हो गया देने का काम। त्याग का मतलब देने का काम हो गया, ठीक है। अब ग्रहण का मतलब लेने का काम हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आवर्त सारणी के
पहले वर्ग जो होते हैं, आवर्त सारणी जो चार्ट देखते हैं, तो आवर्त सारणी के पहले वर्ग में उपस्थित सभी धातु का जो है विद्युत धनात्मकता जो होता है सबसे अधिक होता है, लेकिन आवर्त सारणी में सबसे निचले वर्ग में उपस्थित सभी धातु का जो है विद्युत धनात्मकता सबसे क्या होता है, कम। यानी निचले वाला में सबसे कम होगा और ऊपर वाला में सबसे ज़्यादा होगा। ये आवर्त सारणी वाला भी पढ़ाएंगे, है ना, चैप्टर आएगा ना तो उसमें भी डिटेल से पढ़ाएंगे, इतना डिटेल से कि टोटल जो है आवर्त सारणी को आप पहचान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है क्या कि विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋण आयन में क्या करना, बदलने की प्रवृत्ति को ही विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। यानी किसी धातु से क्या किया, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेता है। किसी धातु से, है ना, धातु जो है क्या करता है, धातु का इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, और इलेक्ट्रॉन का जैसे ही ग्रहण करता है तो ऋण आयन में क्या करता है, बदल देता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है धातु और वो क्या करता है, ऋण आयन में बदल देता है। इसी को क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अगला देखिए क्या है, रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? यह देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, है ना, क्या है, रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? अब देखिए रासायनिक बंधन, सबसे पहले यहाँ डिफिनेशन देख लीजिए। कह रहा है कि किसी भी अणु में परमाणु जिस बल के द्वारा बंधे होते हैं उस बल को ही रासायनिक बंधन कहा जाता है। यानी कि कह रहा है कि किसी भी अणु में परमाणु जिस बल के द्वारा बंधे होते हैं उस बल को ही क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहा जाता है। उस बल को ही क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहा जाता है। क्या समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना, बंधन। अब देखिए कह रहा है सबसे पहले कि रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंधन कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होते हैं आयनिक बंधन और दूसरा होते हैं सहसंयोजक बंधन। पहला होते हैं आयनिक बंधन और दूसरा सहसंयोजक बंधन। अब आयनिक बंधन किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण द्वारा बनने वाले बंधन आयनिक बंधन कहलाता है ना। आयनिक बंधन क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ सोडियम जो है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 जो होता है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में क्या कहिएगा, 2 8 1 कहिएगा। यहाँ पर अगर मान के चलिए कि क्या Cl ले लेते हैं, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, ये क्या टूट जाएगा, 2 8 और कितना 7 में 10 और 7 17। अब देखिए सबसे पहले आयनिक बंधन में क्या बता रहा है, आयनिक बंधन में बता रहा है कि सोडियम के पास जब बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन हमसे कोई ले लो। ये क्या कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन हमसे कोई ले लो तो हमारा जो है बाह्यतम कक्षा में 8 गो बन जाएगा। अब 8 गो तो बनना चाहिए, बात समझे, 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा है कि यहाँ 7 है, कितना है, 7 है। तो जब 7 है तो एक जो है यहाँ से ले लेगा, ये कह रहा है कि हमको 1 दे दो। तो अगर यहाँ पर ले लेगा तो बताइए ये 8 हो जाएगा कि नहीं, तो 8 हो जाएगा। तो यानी इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी जो है पूर्ण रूप से बन गया। बात समझे, या धातु और अधातु में जो है ऐसे हो रहा है। बात समझ में आया, है ना। क्लोरीन, क्लोरीन यानी क्या कह सकते हैं, ये अधातु, क्लोरीन यानी अधातु। यहाँ सोडियम, सोडियम क्या कहिएगा, धातु, ठीक है ना। यानी कि ये जो है सोडियम अधातु हो जाएगा, सॉरी, ठीक।
ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या बता रहा है कि यह देखिए, कह रहा है कि यह आयनिक बंधन जो है हमेशा धातु और अधातु के बीच होता है। यानी कि ये वाला जो है एक इसको दे देगा, तो बताइए कि ये वाला क्या हो जाएगा, तो कहिएगा ये 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हाँ, ये इसको देगा तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ से एक हट जाएगा तो ये क्या, ये 8 खुद है, यहाँ हटेगा वो तो 8 होगा। जैसे कि मान के चलिए, अगर किसी के पास 7 रुपया है, अगर मान के चलिए उसको 8 पुराना है, तो 1 रुपया तो कोई भी दे सकता है। लेकिन अगर किसी के पास 8 पुराना है तो 1 रुपया है, तो 7 रुपया कौन दे सकता है, बताइए, इतना कौन देगा। अब 1 ही रुपया सिंगारा है तो 7 कौन देगा, और 7 सिंगारा है तो 8 कोई कर्जा दे सकता है, एक कर्जा दे सकता है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बताते हैं। तो वही कह रहा था कि आयनिक, क्या कह रहा था कि आयनिक बंधन हमेशा धातु और अधातु के बीच में होता है, जिसमें धातु इलेक्ट्रॉन देता है ना। धातु इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है। यानी धातु जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, और अधातु जो थे हमेशा इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लेते हैं। हमेशा अधातु इलेक्ट्रॉन लेते हैं। बात समझें कि नहीं। तो यानी वो धातु ही था, सोडियम क्या था, धातु ही था। चलिए आगे बढ़ते, है ना, क्योंकि सोडियम क्या कर रहा था, तो सोडियम कर रहा था, है ना, सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन जो है देने का काम कर रहा था। और यहाँ पर जो है सोडियम के बाद क्या था, तो सोडियम के बाद क्लोरीन था, ये क्या कर रहा था, धातु लेने का काम कर रहा था। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बताते हैं। अगला क्या कर रहा है कि आयनिक यौगिक के गुण। अब इसके गुण के बारे में बताइए कि इसका गुण क्या क्या है। तो चलिए इसका गुण जो है विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि भौतिक प्राकृतिक किसे कहते हैं। पहला जो है भौतिक प्राकृतिक किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि धन आयन और ऋण आयन के बीच अगर लगने वाला जो है आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी क्या होता है, मजबूत होता है। लेकिन मजबूत के साथ साथ भंगुर भी होता है। भंगुर यानी जो मारने पर क्या हो जाए, टूट जाए, मारने पर क्या हो जाए, टूट जाए। तो मजबूत तो होता है, लेकिन साथ साथ भंगुर भी होता है। ये चीज़ भी आप याद रखिए। तो साथ साथ भंगुर भी होता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक प्राकृतिक कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो पहला था। दूसरा देखिए, गलनांक एवं क्वथनांक भी उच्च होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो कहिएगा कि धन आयन और ऋण आयन के बीच मजबूत आकर्षण बल होने के कारण इसके बंधन को तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए आयनिक यौगिक का जो है गलनांक का क्वथनांक क्या होता है, तो गलनांक का क्वथनांक इसका उच्च होता है। इसके गुण के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ समझिए, गलनांक का क्वथनांक से याद आया। यहाँ सबसे ज़्यादा अगर गलनांक कहिएगा और सबसे ज़्यादा क्वथनांक कहिएगा तो CaO है। CaO माने क्या हो गया, चूना पत्थर भी बोल सकते हैं, या इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है। लगभग जो है 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है इसका चूना पत्थर का है। सबसे ज़्यादा इसी का है गलनांक का क्वथनांक। ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि घुलनशीलता किसे कहते हैं। क्या कर रहा है, घुलनशीलता किसे कहते हैं। तो ये जो है जल में घुलनशील होता है। ये जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। लेकिन पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, बेंजीन इत्यादि कार्बनिक जो होता है ना, कार्बनिक घोलक में अघुलनशील होता है। कार्बनिक जिसे क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि जल में तो घुल सकता है, लेकिन पेट्रोल में, केरोसिन में, ये सब में नहीं घुल सकता है, इस सब में नहीं घुल सकता है। ठीक है। वही क्या है, घुलनशीलता है। ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। ये सब अगर चीज़ पूछ देगा एग्जाम में तो आपको लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, कैसे पूछ दिया, बात समझें। लेकिन आपके बुक में पढ़ना है तो सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़िएगा तब ने। कह रहा है कि विद्युत चालकता किसे कहते हैं। आयनिक यौगिक विद्युत के क्या कहेंगे कि आयनिक यौगिक विद्युत के
चालक होते हैं। क्या होते हैं? चालक होते हैं। नमक वाला विलयन विद्युत का चालक करता है, जबकि चीनी का विलयन विद्युत का चालक नहीं करता है। यह क्वेश्चन बताइए कितना इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन कितना बेहद इम्पोर्टेंट है कि नमक वाला जो है ये विद्युत के साथ चालक करता है, लेकिन चीनी वाला जो है वो विद्युत के साथ चालक क्यों नहीं करता। बात समझे कि नहीं? ये प्रैक्टिकल करके भी आप देख सकते हैं, लेकिन लाइन है तो लाइट से जो है प्रैक्टिस जो है ना, वो खतरनाक चीज़ होता है। लाइन वाला जो समस्या है ना वो बहुत खतरनाक होता है। तो कृपया करके आप लोग जो है इसे प्रैक्टिस ना करें, ऐसा ही पढ़ें जैसे बता रहे हैं, ऐसा ही समझे बातों को। नमक वाला विलयन विद्युत के चालक होते हैं, लेकिन चीनी वाला जो है विद्युत के चालक नहीं होते। कहिएगा कि नमक को जल में डालने पर वह आयन के रूप में नहीं टूटता है। नमक को जल में डालने पर वह आयन के रूप में नहीं टूटता है। यही कारण है कि नमक वाला विलयन विद्युत का चालन करता है, जबकि चीनी का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। क्या समझ में आया? गुड। समझे कि नहीं? इसीलिए प्रैक्टिस नहीं करिएगा, है ना। चलिए आगे क्या है? प्रैक्टिकल इसका नहीं करिएगा, प्रैक्टिस तो करते रहिएगा, याद करते रहिएगा, प्रैक्टिकल कर कर नहीं देखिएगा, ठीक है। चलिए अब करिएगा भी तो सतर्क से प्रैक्टिकल करिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या कर रहा है कि आयनिक यौगिक भंगुर क्यों होते हैं। आयनिक यौगिक जो है भंगुर क्यों टूट जाते हैं, इसके बारे में तो कहिएगा क्योंकि आयनिक यौगिक का निर्माण जो है धन आयन एवं क्या ऋण आयन से होता है, जिसके कारण आयनिक यौगिक क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। जिसके कारण आयनिक यौगिक क्या होते हैं? भंगुर होते हैं, ठीक है। अगला क्या है? आयनिक यौगिक का जो है गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है, तो कहिएगा क्योंकि आयनिक यौगिक का निर्माण धन आयन और ऋण आयन से होता है, जिसके कारण से मजबूत होते हैं। इससे जो है जिससे इसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है, इसीलिए यह भंगुर भी होती है। इसीलिए यह क्या होती है? तो यह जो है भंगुर भी होती है। जिसका गलनांक का क्वथनांक उच्च भी होता है तब पर भी यह क्या होती है? भंगुर होती है, ठीक है। अगला है सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं। कहना है कि जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के क्या साझेदारी से जब कोई बंधन बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? संयोजक बंधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयोजक बंधन कहते हैं। अब आयनिक बंधन देखें, आयनिक बंधन आप देख लिए। अब देखिए सहसंयोजक बंधन जो है कितने बढ़िया से जो है समझने को मिलेगा। सहसंयोजक बंधन देखें। अब यहाँ पर देखिए सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन क्या भी बताएं कि जब आपस में क्या करे, जब आपस में वो जो है ना दूसरे के साथ जो है साझा करे, यानी आपस में देखिए साझा कर रहा है कि नहीं, है ना। ये वाला जो है 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है, ये वाला जो है 2 इलेक्ट्रॉन इससे, 2 इलेक्ट्रॉन इससे, तो आपस में क्या कर रहा है? साझा कर रहा है ना। आपस में साझेदारी कर रहा है, यानी दोनों मिलाकर चल रहा है। बात समझे? उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं सहसंयोजक बंधन। अब यहाँ पर ये समझना है कि सहसंयोजक बंधन जो हो कितने प्रकार के होते हैं, ये टोटल बताएंगे। पहले सहसंयोजक बंधन तब बनता है जब 2 परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अब कौन सा 2 परमाणु कहिएगा, तो कहिएगा कि अधातु और धातु, है ना, सॉरी अधातु और धातु। अगर सहसंयोजक बंधन में कहिएगा तो सहसंयोजक बंधन में कौची कौची जुटेगा, तो कहिएगा सहसंयोजक बंधन में अधातु प्लस अधातु, अधातु प्लस कौची अधातु, ये दोनों। लेकिन अगर आयनिक बंधन में कहिएगा तो आयनिक बंधन में हो जाएगा धातु, धातु और प्लस कौची अधातु, धातु प्लस क्या हो जाएगा? अधातु, ठीक है। तो आयनिक बंधन में धातु प्लस धातु और सहसंयोजक बंधन में अधातु प्लस अधातु। क्लियर? अब यहाँ पर समझिए
सहसंयोजक बंधन तीन प्रकार के होते हैं। अब तीनों प्रकार के है ना बढ़िया से बताते हैं। एकल सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? तो कहिएगा कि जब दो परमाणु के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है तो उसे एक बंधन जो है या एकल बंधन कहते हैं। इस बंधन को क्या कहते हैं? एकल बंधन कहते हैं। क्या आप समझ रहे हैं बातों को? बिल्कुल। अब देखिए एकल बंधन, जैसे मीथेन का बताए थे यहाँ पर CH4। अब यहाँ पर देखिए यह जो है C माने कार्बन जो है, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 ले लिए यहाँ पर। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए बॉन्ड बना रहा है, तो बताइए ये बॉन्ड जो बना रहा है सिंगल बॉन्ड बना रहा है कि डबल बॉन्ड बना रहा है? तो कहिएगा सिंगल बॉन्ड। तो वही तो यहाँ पर ही है एकल सहसंयोजक बंधन हो रहा है। ये एकल सहसंयोजक बंधन एगो बॉन्ड बना रहा है। कितने बॉन्ड बना रहा है? एक बॉन्ड बना रहा है, तो इसीलिए हो गया एकल सहसंयोजक बंधन। अब डबल वाला देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि द्विसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? कहना जब दो परमाणु है ना, जब दो परमाणुओं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की क्या साझेदारी हो तो इस प्रकार के बंधन को द्विसंयोजक बंधन कहते हैं। अब ऑक्सीजन ले लिए, ऑक्सीजन O2 ले लिए। अब बताएं कि O2 ही क्यों लिखाते हैं, 2 क्यों लिखाते हैं, इसके बारे में बताए थे। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो कहिएगा 4 इलेक्ट्रॉन। जब 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं, कितना हो जाएगा जी? परमाणु संख्या कितना होता है? 8। तो 8 हो गया तो 2 और 6 होगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो 6 हुआ तो ये सोचेगा कि 8 बना ले इसका, तो ये 8 बना लिया इसका, और ये सोचेगा कि 8 बना ले इसका, तो ये दोनों घर में 8-8 हो गया। लेकिन यहाँ पर बताइए कि कितना बाउंड है? तो कहिएगा यहाँ पर जो है डबल बाउंड है। यहाँ पर कितने बाउंड है? डबल बाउंड। तो कहिएगा इसको द्विसंयोजक बंधन। क्या कहिएगा? द्विसंयोजक बंधन, क्योंकि इसमें डबल बाउंड है। उसमें सिंगल बाउंड था एकल संयोजक बंधन, और इसमें डबल बाउंड है तो द्विसंयोजक बंधन। क्या समझ में आ रहा है? अगला देखिए, अगला क्या करा? त्रिक संयोजक बंधन। अब 3 गो वाला देखिए किस प्रकार से होता है। तो कहिएगा क्या कि जब 2 परमाणुओं के बीच में 3 और 3 इलेक्ट्रॉन की क्या साझेदारी हो तो इस प्रकार के बंधन को क्या कहते हैं? त्रिक संयोजक बंधन कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन N2 ले लिया है ना, परमाणु की संख्या इसका कितना? 7। तो बाह्यतम कक्षा में कितना? 5। बाह्यतम कक्षा में कितना हो गया? 5। तो एक नाइट्रोजन यहाँ ले लिए और एक नाइट्रोजन यहाँ ले लिए, क्योंकि N2 कह रहा था, 2 गो ले लिए। अब परमाणु संख्या है 7, बाह्यतम कक्षा में है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, तो 5 ले लिए, 1 और 2, 3 4 5। इधर भी ले लिए 1 2 3 4 5। अब बनाना है 8, तो ये तो 5 है और 5 इधर से 3 ले लेंगे तो ये हो गया 8, और इधर से भी 3 ले लेंगे तो इधर भी हो गया 8। तो दोनों साइड 8 हो गया। तो जब दोनों साइड 8 हुआ तो ये जो बनाएगा ये 1, ये 2 और ये 3। बात समझे कि नहीं? कितना बनाएगा? तो कहिएगा 1 2 और कितना? 3। तो बताइए ये कितने बाउंड हुआ? तो कहिएगा ट्रिपल बाउंड। तो इसी को क्या कहते हैं है ना? इसी को कहते हैं क्या कहते हैं? त्रिक संयोजक बंधन। इसी को क्या कहते हैं? त्रिक संयोजक बंधन। क्या आप चीज़ों को समझ रहे हैं? क्या आप चीज़ों को समझ रहे हैं? त्रिक संयोजक बंधन समझ रहे हैं? अब देखिए, अब यह वाला जो है बंधन तो समझ गए। अब आयनिक बंधन, अब जो है आयनिक बंधन, ये एग्जाम में
एग्जाम में यह जो है प्रश्न पूछा जाता है, आपके बुक में भी पढ़ना है और कई बार पूछा भी गया है। आयनिक बंधन और संयोजक बंधन में अंतर लिखें। आयनिक बंधन और संयोजक बंधन में क्या लिखें? अंतर लिखें। तो पहला अंतर लिखिएगा ना कि यह धातु धातु के है ना, ये क्या कहिएगा कि यह धातु और अधातु के संयोग से बनता है। पहला आयनिक बंधन क्या होता है? आयनिक बंधन कहिएगा कि धातु और अधातु के संयोग से बनता है, लेकिन सहसंयोजक बंधन अधातु और अधातु के संयोग से बनता है। क्या एक नंबर वाला याद हुआ? एक नंबर वाला आपको समझ में आया? यह धातु और अधातु के संयोग से बनता है, लेकिन यह जो है अधातु और अधातु के संयोग से बनता है। क्या आपको समझ में यह चीज़ आया? अगला क्या कर रहा है कि इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। किसका? आयनिक का द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है। तो सहसंयोजक बंधन का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है? तो इसका निम्न होता है, यानी इसका कम होगा तो इसका क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए, दो अंतर तो ऐसा ही जान लिए। तीसरा अंतर देखिए। तीसरा अंतर क्या कर रहा है कि ये जल में विलय होता है, लेकिन यह जल में अविलय होता है। यह जल में अविलय होता है, यानी यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन यह जल में घुल जाता है। तीसरा भी याद हुआ। चौथा देखिए क्या कर रहा है, यह कार्बनिक विलय है ना, यह कार्बनिक विलायक में अविलय होता है, जैसे कि क्रोसिन है ना, तेल, बेंजीन, एसिड है ना, क्या है, एसीटोन, ये सब में जो है ये सब में नहीं बिलाता है। यह कहिएगा कि यह कार्बन विलायक में विलय हो जाता है। यह जो है बिला जाता है, लेकिन यह जो है नहीं बिला पाता है। बात समझे कि नहीं? और पाँचवा नंबर क्या है? ऊपर नीचे हो गया है। पाँचवा नंबर क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि यह जो है द्रवित या विलायक अवस्था में क्या विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन यह विद्युत का क्या होता है? तो कहिएगा यह विद्युत का कुचालक होता है। यह विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। क्या आप बातों को समझ पाए? क्या आप बातों को समझ पा रहे हैं? एक बच्चा का कमेंट बार बार आता है कि सर स्क्रीनशॉट लेवा दीजिए। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट अगर ले लेते हैं तो ठीक है। तो चलिए वह बच्चा का जो है इच्छा पूरा कर देते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बार बार कमेंट कर रहे हैं सर स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका कैसे ले पाइएगा? दिखाई देगा कि नहीं? आप इसका डायरेक्ट जो है पीडीएफ ले लीजिए ना, पीडीएफ लेकर पढ़िए। नहीं तो आप जो है नोट्स जो है इसका बना लीजिए साथ साथ वीडियो रोक कर। कहाँ चल जाता है? चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। इधर घुलनशीलता, ये सहसंयोजक बंधन, इसी में बताए थे। तीन सहसंयोजक बंधन तीन प्रकार के होते हैं, याद रखिए। एकल सहसंयोजक बंधन,
और इसमें अंतर। और यहाँ से जो है, यहाँ के बाद से अगला दिन इससे क्लास होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, खुश। स्क्रीनशॉट से बढ़िया रहेगा आप इसका पीडीएफ लेकर पढ़िए। पीडीएफ लेकर पढ़िएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, पीडीएफ ले लीजिए, नहीं तो जो पढ़ाते हैं ना, जो पढ़ाते हैं आप साथ में एक साथ जो है आप भी नोटबुक लीजिए और आप भी जो है ना, पढ़ने का प्रयास करिए। और जो चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट करके बताइए कि यहाँ से ये चीज़ जो है समझ में नहीं आया, उसका शॉर्ट वीडियो बनाकर है ना बताने का प्रयास करेंगे। शॉर्ट वीडियो में या 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो बनाकर उसमें बताने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अब पीडीएफ लेने के लिए 7903811309 पर आप संपर्क कर पीडीएफ ले सकते हैं। या पीडीएफ नहीं भी ले सकते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री में जुटिएगा तो वहाँ से पीडीएफ आपको कुछ कुछ मिल जाएगा। जैसे ऑफलाइन के बच्चों जो होते हैं है ना, तो वो पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उनको पीडीएफ मिलता है, तो वही व्हाट्सएप ग्रुप में, न्यू व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा और वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए, तो फिर जो है मिलते हैं, हाँ फिर जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।